नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के विद्रोहियों के कब्जे वाले डोनेत्स्क और लुंगस्क को अलग देश के रूप में मान्यता दे दी है। रूस के इस फैसले पर यूरोपीय संघ, नाटो, अमेरिका और ब्रिटेन के साथ ही एस्तोनिया इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। पूर्वी यूक्रेन के दोनों रूस समर्थित अलगाववादी क्षेत्रों डोनेत्स्क और लुंगास्क को अलग स्वतंत्र राज्य घोषित करने के फैसले के बाद अमेरिका समेत पश्चिमी देश रूस के खिलाफ बुरी तरह भड़क गए हैं और पूर्वी यूक्रेन में रूसी सैनिकों के घुसने के बाद अब महायुद्ध की आशंका जताई जा रही है। लेकिन अब इसके साथ ही अमेरिका ने पहला बड़ा कदम उठाते हुए रूस पर बड़ा प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोमवार को पूर्वी यूक्रेन में विद्रोही क्षेत्रों के खिलाफ वित्तीय प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही अमेरिका ने कहा है कि अगर रूस अगला कदम उठाता है तो फिर रूस के खिलाफ और भी प्रतिबंधों की घोषणा की जाएगी। अमेरिका ने कहा कि अमेरिका अब ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ भी प्रतिबंध लगाएगा जो डोनेट्स्क और लुंगास्क क्षेत्र में व्यापारिक काम करेंगे। वहीं अमेरिका ने साफ किया है कि उन्होंने जो प्रतिबंध लगाए हैं वो पश्चिमी देशों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से अलग हैं। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन के दो पूर्वी अलगाववादी क्षेत्रों को स्वतंत्र मानने के क्रेमलिन के कदम की सोमवार को निंदा की है और यूरोपीय संघ से मॉस्को के खिलाफ नए प्रतिबंधों पर सहमत होने का आग्रह किया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति भवन ने एक बयान भी जारी किया है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति मैक्रो इस फैसले की निंदा करते हैं। वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक और यूरोपीय प्रतिबंधों को अपनाने की मांग कर रहे हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि रूस का फैसला स्पष्ट तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का एकतरफा उल्लंघन है और यह यूक्रेन की संप्रभुता का भी उल्लंघन करता है। नाटो ने भी रूस के इस कदम पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने रूस के इस फैसले की निंदा करते हुए कहा है कि इससे यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता कमजोर होगी और संघर्ष के समाधान की दिशा में चल रहे प्रयासों को झटका लगेगा। ये मिन्स्क समझौते का उल्लंघन भी है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि मॉस्को ने अलगाववादियों को वित्तीय और सैन्य सहायता देकर पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष को बढ़ावा देना जारी रखा है। रूस फिर से यूक्रेन पर आक्रमण करने का बहाना खोज रहा है। दुष्कर्म और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे राम रहीम को हरियाणा सरकार ने खालिस्तानियों से जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा बढ़ा दी है। राम रहीम को हरियाणा सरकार ने Z+ सिक्योरिटी दी है। हरियाणा की खट्टर सरकार ने सुरक्षा का आधार CID की रिपोर्ट को बताया है। पंजाब चुनाव से पहले फरलो पर बाहर आए डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को Z+ सिक्योरिटी दी गई है। हरियाणा सरकार ने खालिस्तानियों से जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा बढ़ाई है। सरकार ने कहा कि खालिस्तान समर्थक डेरा प्रमुख को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए उन्हें सख्त सिक्योरिटी दी जा रही है। गुरमीत राम रहीम पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले 21 दिन की फरलो पर बाहर आए हैं। चुनाव से ठीक पहले मिली फरलो पर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए थे और हरियाणा सरकार को घेरा था। दरअसल सिरसा मुख्यालय वाले डेरा सच्चा सौदा के चुनावी राज्य पंजाब और उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में अनुयायी हैं। हालांकि CM खट्टर ने कहा है कि राम रहीम को मिली राहत का पंजाब चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। पिछले साल भी डेरा प्रमुख को अपनी बीमार मां से मिलने के लिए सुबह से शाम तक का आपातकालीन पैरोल दी गई थी। राम रहीम अब तक हरियाणा के रोहतक जिला स्थित सुनरिया जेल में बंद थे। गुरमीत राम रहीम सिरसा स्थित अपने आश्रम में 2 महिला अनुयायियों से बलात्कार के मामले में 20 साल की कैद की सजा काट रहे हैं। इसके अलावा पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि राम रहीम की फरलो पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है जिसकी सुनवाई 23 फरवरी बुधवार को होगी। याचिका में कहा गया है कि राम रहीम को जब सजा सुनाई गई थी तब भी पंचकूला में भारी हिंसा हुई थी। ऐसे में हरियाणा सरकार का यह निर्णय पूरी तरह से गलत है। दुष्कर्म और हत्या जैसे संगीन मामले में दोषी होने के चलते हरियाणा गुड कंडक्ट बिजनेस अधिनियम के तहत फरलो का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। फरलो एक तरह से सजायाफ्ता कैदियों के लिए छुट्टी की तरह होती है। फरलो के तहत एक निर्धारित अवधि के लिए कैदी को अपने घर जाने की अनुमति दी जाती है। कर्नाटक में स्कूलों में हिजाब को लेकर चल रहा विवाद देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच गया है। ये बहस शुरू हो गई है कि सभी जगह स्कूल कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू किया जाना चाहिए। देश के अलग अलग हिस्सों में हिजाब के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी बीच खबर सामने आ रही है कि हिजाब विवाद का विरोध करने के चलते
बॉलीवुड एक्टर फैजान अंसारी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि फैजान ने मुंबई की सड़कों पर उतरकर विवाद के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की थी। फैजान ने कहा था कि भारत की गरिमा को खराब करने के लिए ऐसे लोगों को बंदूक से गोली मार देनी चाहिए। प्रोटेस्ट की सूचना मिलते ही मौके पर मुंबई पुलिस पहुंची और स्थिति को आउट ऑफ कंट्रोल होता देख पुलिस ने फैजान को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि इससे पहले भी भारत में हो रहे कई विवादों से फैजान का नाता रहा है। फैजान अंसारी इससे पहले तब सुर्खियों में आए थे जब असीम रियाज विवाद के लिए वो शहनाज गिल के सपोर्ट में उतरे थे। साथ ही बिग बॉस के घर में उमर रियाज विवाद में भी उनका रोल था। लता मंगेशकर और शाहरुख खान विवाद में भी उनका नाम जुड़ चुका है। अब ये नया विवाद भी फैजान की कंट्रोवर्सीज की लिस्ट में ऐड हो गया है। फैजान बी टाउन से ताल्लुक रखते हैं। वो बॉलीवुड समाचारों का हिस्सा बने रहते हैं। अभिनेता होने के नाते फैजान को सलमान खान की बहन श्वेता रोहिरा के साथ एक बॉलीवुड पत्रिका में देखा गया था। तब से वो बहुत बार सुर्खियों में रहे हैं। उधर आपको बता दें कि देश में हिजाब को लेकर विवाद कर्नाटक के उडुपी की एक यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था और अब हिजाब का मुद्दा देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। लगातार लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड से बहुत कम सितारों ने इस मुद्दे पर अपना रिएक्शन दिया है। देश में नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में दिनों दिन गिरावट का दौर जारी है। आज एक बार फिर कोरोना केस में गिरावट दर्ज की गई है। आज के नए मामले सोमवार को नए मामलों के मुकाबले 16.5% कम है। वहीं मौतों का आंकड़ा भी कम हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 13,405 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,28,51,929 हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 235 लोगों की कोरोना महामारी की वजह से मौत हुई है। मौत के नए आंकड़ों के साथ ही देश में संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा अब 5,12,344 पर पहुंच गया है। देश की रिकवरी रेट 98.38% है। डेली पॉजिटिविटी रेट दर 1.24% है। वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.98% पर है। वहीं इस दौरान कोरोना के 34,226 मरीज ठीक भी हुए हैं, जिसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,21,58,510 हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मंगलवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक है। देश में एक्टिव केस 1,81,075 हैं। कोरोना वायरस संक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार वैक्सीनेशन पर काफी जोर दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते दिन 35,50,868 खुराकें लोगों को दी गई हैं और अब तक वैक्सीन के कुल 175,83,27,441 करोड़ डोज लोगों को दी जा चुकी है। कोरोना टेस्ट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 10,84,247 टेस्ट किए गए हैं। अब तक देश में लगभग 76 करोड़ 12 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा केस अभी भी केरल से ही सामने आ रहे हैं, लेकिन केरल से भी सामने आने वाले मामले अब लगातार कम हो रहे हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4,069 नए मामले सामने आए हैं और 11 संक्रमित मरीजों की इस दौरान मौत हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे में केरल में 11,026 मरीज ठीक हुए हैं। केरल में एक्टिव मामलों की संख्या की बात करें तो यहाँ 58,932 एक्टिव केस हैं और अब तक कुल 64,273 मरीजों की यहाँ मौत हो चुकी है। नए मामलों की बात करें तो महाराष्ट्र में बीते दिन 806 लोगों को संक्रमित पाया गया, वहीं 4 मरीजों की मौत हुई है। यहाँ तीसरी लहर कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। कर्नाटक में 679 मामले सामने आए हैं और 21 मौतें हुई हैं। वहीं तमिलनाडु में 788 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है और एक मरीज ने अपनी कोरोना महामारी की वजह से जान गंवाई है। पूरी दुनिया में हाहाकार मचाने वाली वैश्विक महामारी कोविड-19 को लेकर एक और अच्छी खबर सामने आई है और वो ये कि भारत में अब तक बच्चों को लगाई जा रही कोवैक्सीन डोज के बाद अब बायोलॉजिकल ई की कोर्बेवैक्स टीके को भी भारत सरकार ने इमरजेंसी मंजूरी दे दी है।
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने कोर्बेवैक्स टीके को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी है। अब 12 से 18 साल के बच्चों को इस महामारी से बचाने के लिए कोर्बेवैक्स के टीके लगाए जाएंगे। हालांकि अब तक 18 साल से ऊपर के लोगों को इस वैक्सीन के टीके पहले से ही लगाए जा रहे हैं। वहीं इसी बीच कोर्बेवैक्स के टीके की मंजूरी को लेकर बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के बड़े डॉक्टरों का कहना है कि इस बड़ी कामयाबी से जल्द कोविड-19 महामारी के खिलाफ अपनी वैश्विक जंग को खत्म करने में एक बड़ी सफलता मिलेगी, जिससे बच्चों को शैक्षणिक गतिविधियों में भी भाग लेने में मदद मिल पाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोर्बेवैक्स टीके को 2 खुराक के तौर पर 28 दिन के अंतराल पर दिया जाएगा। बता दें कि ये भारत में ही बनी तीसरी कोविड वैक्सीन है जिसे इमरजेंसी मंजूरी दी गई है। भारत में अभी तक सिर्फ 15 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही वैक्सीन लगवाने की इजाजत है। भारत सरकार के एक आंकड़े के मुताबिक 15 से 17 साल के करीब 7 करोड़ 6 लाख बच्चों को अभी तक कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इनमें से ज्यादातर को भारत में ही बना टीका कोवैक्सीन लगाया गया है। कोर्बेवैक्स वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान में स्टोर करने की जरूरत होगी। ये 0.5 ml और 10 ml के वेल पैक में उपलब्ध है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी अब कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। रोजाना इसके नए मामलों में कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 13,405 नए मामले ही दर्ज किए गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि तीसरी लहर की रफ्तार अब काबू में आ गई है, लेकिन फिर भी सावधानी और सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे में अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।